तो प्रेशर इक्वेशन है, प्रेशर इक्वेशन एक बेसिक इक्वेशन है और इसी इक्वेशन से बाकी सारे गैस लॉज एक्सप्लेन हो जाते हैं। प्रेशर इक्वेशन से हम पहले फाइंड करेंगे कि किसी गैस में एनर्जी कितनी होती है। गैस है, गैस के मॉलिक्यूल लगातार चल रहे हैं, मोशन में है, लगातार कंटिन्यूअस मोशन में है, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी है। अगर आइडियल गैस है तो फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो अट्रैक्शन के कारण हुआ करती है पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो है। करेक्ट। पहले तो हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी कि किसी गैस में, गैस के मॉलिक्यूल्स में कितनी काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद फिर एक बहुत ही प्यारा यहाँ से रिजल्ट निकल कर आया था जिसने कि सारी चीजें, गैस के सारे बिहेवियर्स को एक्सप्लेन कर दिया। तो पहले हम फाइंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस, देखिए मॉलिक्यूल्स हैं गैस में, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस कितना होगा, हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर, जहां एम क्या है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। अब गैस में कितने मॉलिक्यूल्स हमने कंसीडर किए थे, एन मॉलिक्यूल्स हुए थे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कितना हो जाएगा, हाफ एम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हिसाब ने मल्टीप्लाई कर दिया, वी आर एम एस स्क्वायर। करेक्ट। यहां से मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या बन जाते हैं, मास ऑफ द गैस बन जाते हैं। m इंटू एन इज इक्वल टू कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है, ये मास ऑफ गैस। तो हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कितना होगा, ये हाफ कैपिटल एम वी आर एम एस स्क्वायर। एक एक चीज और है यहाँ, इस लेसन में एक कंफ्यूजन आ जाता है कि कैपिटल एम हम मोलर मास भी यूज करेंगे आगे चल करके। अभी हम कैपिटल एम मोलर मास भी यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि कौन से फॉर्मूले में मोलर मास है और कौन से फॉर्मूले में मास ऑफ द गैस है। मोलर मास और मास ऑफ गैस में डिफरेंस समझ सकते हो शायद आप। मास कैपिटल एम तो मतलब एनी अमाउंट ऑफ गैस, और मोलर मास तो इसका मीन वन मोल ऑफ गैस, तो उसको भी कैपिटल एम ही लिखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कितना हो गया, हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम फाइंड करें तो कैसा होगा, काइनेटिक एनर्जी, एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ गैस का मतलब क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल से तो मिलकर के बनी हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितना हो गया, हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस के एक यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस जो भी है, वी आर एम एस स्क्वायर, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी। तो मैं इस काइनेटिक एनर्जी को के लिख रहा हूं, नहीं पूरा के ई ही लिख लेता हूं, क्योंकि के ई इज इक्वल टू बना हाफ रो वी आर एम एस स्क्वायर। ये तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस है। जब हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, तो काइनेटिक एनर्जी गैस की काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं हम, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बात कर रहे हैं। यहां इस रूम में एयर इस टाइम स्टेगनेंट है, रुकी हुई है, तो पूरे एयर की, जो इस हॉल में पूरी एयर है, इस पूरे एयर की अगर आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड करोगे तो जीरो है, क्योंकि ये पूरी एयर कहीं जा नहीं रही है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, कहीं भी मोशन नहीं है, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स तो चल रहे हैं ना, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी। तो हम जब भी बात कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, तो एक्चुअली वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है, पूरे गैस की काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस आ गई हाफ
रो वी आर एम एस स्क्वायर। अब प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस पी इज इक्वल टू कितना था, 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर। जरा मैं दोनों को डिवाइड तो कर दूं, तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय प्रेशर इज इक्वल टू कितना बचेगा देखना, 1/2, 1/3 कितना, 3/2। तो अब यहां देखो क्या निकल कर आया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ इट्स प्रेशर। किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी उसके प्रेशर का 2/3 है। प्रेशर हालांकि फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 3/2 ऑफ इट्स प्रेशर। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का, उसके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती चली जानी है। ये न्यूमेरिकली इक्वल है, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि टेम्परेचर क्या है, हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते थे, उसमें टेम्परेचर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मास है, लेंथ है। टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो टेम्परेचर एक्चुअली है क्या? मास को तो अच्छा आप कह देते हैं कि मास, व्हाट इज द मास ऑफ दिस पेन, द अमाउंट ऑफ मटेरियल, जितना मटेरियल इसमें लगा हुआ है वो मास है इसका। तो टेम्परेचर क्या है फिर? हम्म, जो जिससे हीट मेजर करते हैं हम। हाँ चलो वो बात भी अपनी ठीक है, लेकिन हीट तो हम मास हम किलोग्राम से मेजर करते हैं। किलोग्राम इज फंडामेंटल यूनिट, इट इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, और हम मास को मेजर करते हैं किलोग्राम से, तो किलोग्राम फंडामेंटल यूनिट है। तो टेम्परेचर, टेम्परेचर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इसकी यूनिट है केल्विन। तो आप तो केल्विन की बात बता रहे हैं, हम केल्विन में टेम्परेचर मेजर करते हैं, जिससे हम मेजर करते हैं टेम्परेचर केल्विन से मेजर करते हैं। लेकिन टेम्परेचर क्या है अपने आप में? एक सिंपल सी बात है, टेम्परेचर हम किसी भी बॉडी की ठंडक या गर्माहट को टेम्परेचर कह सकते हैं। हालांकि ये बहुत अधूरा सी बात रहेगी। क्या कि मैंने किसी बॉडी को टच किया, पता लगा मुझे ठंडी लग रही है वो, तो उसका टेम्परेचर हम कहेंगे मेरी बॉडी के टेम्परेचर से कम है। किसी दूसरी बॉडी को मैंने टच किया, वो मुझे गर्म लग रही, तो मैं कहूंगा इसका टेम्परेचर मेरी बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा है, ठीक है। तो किसी भी बॉडी की ठंडक या उसकी गर्माहट टेम्परेचर है, लेकिन फिजिक्स में इस तरह की डेफिनेशंस नहीं चला करती जहाँ कंफ्यूजन हो। एक क्लियर कट बात होनी चाहिए जिसका पूरा सही सही साबुत मीनिंग निकलता हो। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है क्या? क्या चीज है टेम्परेचर? वो यहां से डिफाइन हुआ, ठीक है। तो अब हम इस प्रेशर इक्वेशन के फॉर्मूले से डिफाइन कर रहे हैं कि टेम्परेचर एक्चुअली है क्या। फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम टेम्परेचर कहते हैं, वो एक्चुअल में है क्या टेम्परेचर? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस निकल कर आई 3/2 ऑफ इट्स प्रेशर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, फिर से हम वापस वहीं से स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना होगा, हाफ मास इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। अगर आप 1 मोल ऑफ गैस ले लें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, तो 1 मोल में कितने कितने मॉलिक्यूल्स हुआ करते हैं? 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसे आप कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, Na, एवोगैड्रो नंबर इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ, इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये सब क्या बन जाएगा, मोलर मास बन जाएगा। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.0224 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास
जब आप लेंगे तो 1 मोल ऑफ गैस बन जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट, मोलर मास, जिसे हम फिर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल एम से यहां, लेकिन मोलर मास हो गया। तो अब आपके पास क्या बना कंडीशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कितना बन जाएगा, हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर। अब पर यूनिट वॉल्यूम हम यहां से फाइंड कर ले तो कितना निकल कर आएगा बोलो, एम बाय कितने वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे हम इसे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस हाफ m by v into vrms square, here v is molar वॉल्यूम। आप सब जानते हैं कितना होता है, किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर्स। ओके, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस हाफ मास मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय v इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। अब यहां देखना जरा ध्यान से, यहां देखना काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस यहां से लेकर चले थे हम m by v, इट इज नॉट द मोलर वॉल्यूम, it is not the molar volume, not the molar mass, it is just mass and the volume of this mass of gas। तो ये बन गया था आपका क्या, डेंसिटी। नाउ काइनेटिक एनर्जी per unit volume of gas, this is the kinetic energy per unit volume of gas, it is how much, 3/2p। तो फिर से इसे लिख लेता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इट इज 3/2p। अब देखना जरा ध्यान से, ये दोनों ही तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, दोनों ही क्या है ये, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, बस यहां मोलर मास है, मोलर वॉल्यूम है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, तो दोनों इक्वल नहीं है ये। क्या बनी कंडीशन, कंडीशन आपके लिए बनी हाफ m बाय v VRMS स्क्वायर इक्वल्स 3/2p। 2 से तो 2 कैंसिल हो गया है, तो मैं यहां ले रहा हूं हाफ m VRMS स्क्वायर इक्वल्स PV। P is the pressure of gas, V is the molar volume of gas, so this PV is for 1 mole, for 1 mole of gas, for 1 mole of gas PV equals RT, R is यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अब आपके पास क्या बना, 1/3 m VRMS स्क्वायर इक्वल्स व्हाट, RT, करेक्ट। यहां से हम VRMS निकाल के ला सकते हैं, टेम्परेचर VRMS इज इक्वल टू क्या बनेगा, 3RT/m स्क्वायर रूट मीटर पर सेकेंड। ये तो VRMS का फॉर्मूला निकल कर आया, ठीक है। अब टेम्परेचर का इंटरप्रिटेशन यहां से कैसे निकल कर लाएंगे, एक और कांस्टेंट आने वाला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस कितनी लिखी थी हमने, ये हाफ मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इनटू VRMS स्क्वायर, हाफ मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, और VRMS कितना निकाल लिया हमने, बोलो, √3RT/m, तो क्या बन जाएगा बोलो, 3RT/M। मैं इस m को फिर से तोड़ लेता हूं, किसमें, जहां से ये ओरिजिनली आया था हमारे पास, क्या आया था, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रो नंबर।
तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस कितना होगा बोलो? एम से एम कैंसिल हो गया, बल्कि मैं पूरा लिख दूं 3RT/2NA। यहां देखना जरा ध्यान से, ये आर क्या चीज है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और ये क्या चीज है देखना? एवोगैड्रो नंबर। आर भी अपने आप में कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और एवोगैड्रो नंबर भी कांस्टेंट है। तो जब दो कांस्टेंट को आप ऐड करें, सबट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो कांस्टेंट ही आना ना, कांस्टेंट ही तो आएगा फिर। भाई आर की वैल्यू फिक्स है हमेशा के लिए, एन ए की वैल्यू फिक्स है हमेशा के लिए, तो इनको डिवाइड करके जो आएगा वो तो फिक्स ही आएगा ना। तो हम क्या कहेंगे? आर अपॉन एन, सॉरी, आर अपॉन एवोगैड्रो नंबर इक्वल्स अ न्यू कांस्टेंट कॉल्ड BOLTZ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल के से। तो अब यहां देखना जरा ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस इक्वल्स 3/2 kT, 3/2 kT। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर ऑफ गैस, है ना। ये क्या चीज है? ये आपका काइनेटिक एनर्जी है। अब यहां से आप टेम्परेचर का इंटरप्रिटेशन निकाल करके ला सकते हो, यहां से आप टेम्परेचर ला सकते हो। देखना जरा ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पर, क्योंकि 3 और 2 कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी केवल केवल किस पर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पर। अब यहां से टेम्परेचर डिफाइन हो गया कि क्या है टेम्परेचर। टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है जो डिसाइड करती है किसी गैस के पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी को। टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी, एक्चुअली गैस पर ही लिमिटेड नहीं है, ये हर मैटर के लिए एप्लीकेबल है। टेम्परेचर इज द फिजिकल क्वांटिटी विच डिसाइड काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। गैस के लिए भी है और गैस नहीं है तो उसके लिए भी है। यहां से एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर हुआ कि टाइम टेम्परेचर है क्या। टेम्परेचर वो है जो किसी मटेरियल के पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी को डिसाइड करता है। सीधी सीधी बात है, अगर कोई एक चीज है मुझे छूने में गर्म लग रही, तो सिंपल सी बात है उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मेरे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है। कोई मुझे अगर छूने में ठंडा लग रहा है तो सिंपल सी बात है उस ऑब्जेक्ट के, उस मटेरियल के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मेरी बॉडी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी से कम है। तो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमिन्स, विच डिसाइड द काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस और एनी सब्सटेंस। ठीक है। क्लियरली, लार्जर द टेम्परेचर, larger the kinetic energy per molecule of gas, and hence temperature is the physical quantity that determines kinetic energy per molecule of a gas or any other material. अगर कोई टेम्परेचर, कोई बॉडी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कितना है वो? 273.15 केल्विन। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, माइनस में 10 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में उसका कितना टेम्परेचर होगा? 263.15 केल्विन। ओके। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसका आंसर मैंने अभी आपको बताया। पूरे यूनिवर्स में कम से कम कितना टेम्परेचर पॉसिबल है?
मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं। आपने कहा कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में कितना? 0। क्यों? जब सेल्सियस में आप निगेटिव टेम्परेचर ले रहे हो तो केल्विन में निगेटिव नहीं आएगा। माइनस केल्विन में -10 केल्विन -50 केल्विन नहीं हो पाएगा। -10 केल्विन -20 केल्विन क्यों? डिग्री सेल्सियस में -300 डिग्री सेल्सियस ले लो, -400 डिग्री सेल्सियस कर लो। अभी तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना से कूल कर सकते हैं किसी बॉडी को। तो केल्विन में नहीं। भाई मान लो किसी बॉडी का, इस बॉडी का टेम्परेचर आपने तो ठंडा करते करते -300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया, तो केल्विन में इसका टेम्परेचर कितना होगा? अगर टेम्परेचर इसका -300 डिग्री सेल्सियस पहुंचा दिया तो केल्विन में इसका टेम्परेचर कितना होगा? माइनस होगा ना समथिंग, -25 27 27 कुछ होगा। तो प्रैक्टिकली 30 डिग्री सेल्सियस मतलब -300 डिग्री सेल्सियस प्रैक्टिकली नहीं हो सकता ये। क्यों? अच्छा अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि जो फ्रिज रेफ्रिजरेटर में जो ठंडक होती है तो गैस से होती है, और फिर अगर वो गैस ही जम गई तो फिर ठंडक किससे करोगे? हाँ, कुछ हद तक आपकी बात सही समझ आ रही है। भाई रेफ्रिजरेटर सिस्टम कूलिंग जो करता है वो गैसेस से ही तो करता है, चाहे कितना भी बड़ा कूलिंग सिस्टम हो। लेकिन तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि गैस जम जाएगी? क्यों जम जाएगी थी गैस? गैस क्यों जम जाएगी? गैस को क्या पता कि मुझे मेरा टेम्परेचर कितना कर रखा है? गैस क्यों जम जाएगी? ये आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा रीजन समझ नहीं आ रहा। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इन द यूनिवर्स इज 0 केल्विन। 0 केल्विन से नीचे टेम्परेचर कभी भी नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? देखो आंसर आपको बता दिया और आंसर लिखा हुआ आपकी कॉपी पर। चलिए समझ लेते हैं इसे। छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी बात है। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस और एनी अदर मटेरियल, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना है? बोलो। 3/2 kT। तो मिनिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी कितनी है किसी भी बॉडी की? मिनिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की कितनी हो सकती है? 0। भाई कोई बॉडी अगर चल रही है, ये पेन है, अगर चल रहा है तो इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी है। चल नहीं रहा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। वेलोसिटी कितनी इसकी? 0। अब रुके हुए से भी और कम वेलोसिटी क्या होगी? कोई बॉडी चल ही नहीं रही, रुक रही है, तो इससे कम वेलोसिटी पॉसिबल है क्या? वेलोसिटी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी 0। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ 3/2 kT कितनी हो सकती है? 0। लेकिन k तो 0 है नहीं, ये तो एक रेशियो है, न 3 0 है, न 2 0 है, न k 0 है। तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू पॉसिबल वैल्यू 0 होने के लिए किसे 0 होना पड़ेगा? t को ही 0 होना पड़ेगा। हेंस t इक्वल्स 0 केल्विन। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इस पूरे यूनिवर्स में 0 केल्विन है। क्यों? क्योंकि इस टेम्परेचर पर आकर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स 0 हो गई। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर आप एब्सोल्यूट 0 ले आए तो बॉडी के सारे मॉलिक्यूल्स, एटम वेटम, सब का मूवमेंट एकदम जाम हो जाएगा, सीज हो गए। उनमें कोई मोशन नहीं बचा, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बची। ध्यान रखिएगा, बॉडी का टेम्परेचर है किसके कारण? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के कारण। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स 3/2 kT। लार्जर द काइनेटिक एनर्जी, लार्जर इज द टेम्परेचर। और अगर काइनेटिक एनर्जी ना हो तो टेम्परेचर 0। तो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इन द यूनिवर्स इज 0 बिकॉज एट 0 एब्सोल्यूट temperature the kinetic energy of molecules or atom or constituent particle become 0।
सिंस काइनेटिक एनर्जी इज नॉट पॉसिबल इन नेगेटिव, कभी भी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव हो जाती है ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्सेस। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, तो नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल नहीं है। तो टेम्परेचर केल्विन स्केल पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है तो कम से कम कितना होगा, 0। ठीक है, लिखिए इस बात को। सिंस द काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी 0, since the kinetic energy cannot be 0, therefore absolute 0 is the minimum possible temperature in the universe. एब्सोल्यूट जीरो को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या टेम्परेचर है, क्या है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? भाई सीधी बात है, किसी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी पॉसिबल है, 0। कब पॉसिबल है? जब उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो हो जाए। तो अब एब्सोल्यूट जीरो को आप कैसे डिफाइन करेंगे? एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस और एनी मटेरियल एनी सब्सटेंस बिकम 0। और अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो क्या मोशन होगा उनमें? मोशन नहीं है तो क्या हो गए, जाम हो गए, जिसे हम कहते हैं सीज हो जाना। क्या हो गए वो, सीज हो गए। तो एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ molecule of gas or any material become 0 and the molecules ceases, stop, जाम हो गए, स्टॉप भी नहीं, जाम हो गए बिल्कुल, जो जहां है वहीं का वहीं रह गया। इससे नीचे कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो एब्सोल्यूट जीरो से नीचे कोई भी टेम्परेचर पॉसिबल नहीं। लिखिए, एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच द काइनेटिक एनर्जी per molecule of gas or any other matter become 0, become 0।